बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा इक्विटी मेथड है और इक्विटी मेथड में इंट्रा कंपनीज जो सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है, उससे मतलब बात बल्कि इसको इंट्रा ग्रुप मुझे कहना चाहिए, कंपनी नहीं कहना चाहिए। आप लोग जो अब तक पढ़ चुके हुए हैं उसमें ग्रुप किसे कहते हैं? रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स। कभी ये दिमाग से महफ तो नहीं होगी, बात याद रहेगी। पेरेंट कौन है? is an entity which holds control in another entity. Important बात क्या है? अगर आपने कभी कहीं अनजाने में ये कह दिया कि जी जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, तो बिल्कुल गलत जवाब होगा। मुमकिन है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 80% शेयर्स खरीदे हों लेकिन कंट्रोल ना हो। तो कंट्रोल का एस्टेब्लिश होना जरूरी है। कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश होता है उसकी तरफ मैं अभी बात करूंगा। और ये वो बातें हैं जो एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछता है और सिर्फ चंद स्टूडेंट्स को मालूम होती हैं, क्योंकि इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी होती। टीचर्स तमाम बताते हैं लेकिन स्टूडेंट का जोर होता है कि बस क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। इन इंपॉर्टेंट एरियाज को स्टूडेंट्स ने छोड़ा होता है। सब्सिडरी इज एन एंटिटी विच इज कंट्रोल्ड। बड़ी सीधी सीधी बात है। अगर आपने मेरी कंपनी का कंट्रोल हासिल किया हुआ है तो आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय योर एंटिटी। तो उसमें ये कहीं नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर्स की तादाद कितनी हो या नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद कितनी हो। कंट्रोल क्या है? इसका मतलब है कि एक इन्वेस्टर जो है इज एक्सपोज टू का क्या मतलब होगा? देखो बेटे, अब थोड़ा सा अपनी अंग्रेजी को अच्छा करना शुरू कर दो, आपकी मेहरबानी। अब बहुत बड़े हो गए आप लोग, और 6 महीने बाद इंशाल्लाह आर्टिकल्स में आपने होना है और आपका वास्ता जो है वो पढ़े लिखे लोगों से होना है। एक्सपोज का मतलब होता है जब आप ओपन हो जाते हो किसी के आगे, ठीक है। एक्सपोज टू सन, ठीक है, कि धूप के आगे आप एक्सपोज हो गए। हम फाइनेंस के लोग एक्सपोज का लफ्ज, एक्सपोजर का लफ्ज लॉसेस या रिस्क्स वगैरह के लिए लेते हैं कि इसका एक्सपोजर क्या है, कि इसके ऊपर नेगेटिविटीज कौन कौन सी असरअंदाज हो सकती हैं। तो एक्सपोज टू और हैज राइट ऑफ, या तो वो एक्सपोज टू है या उसका राइट है किस पर? वेरिएबल रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी। आप इन्वेस्टर कंपनी हैं, मैं इन्वेस्टिंग कंपनी हूं। मुझे जो भी गेन्स या लॉसेस होंगे उसका एक्सपोजर और उस पर राइट आपका है, वेरिएबल रिटर्न का। इन द एंड, अगली बात, एंड हैज द एबिलिटी, वो वेरिएबल रिटर्न्स जो हैं, हैज द एबिलिटी to affect those returns through its power over the investor। आप अपनी पावर के जरिए से उस एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। लॉस के एक्सपोजर को या
राइट ऑफ गेन्स या रिटर्न्स जो हैं। देखो बेटे, लफ्ज वेरिएबल रिटर्न, अब आप तो समझ जाओ इस बात को। एक्सपोज टू और राइट ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स। आप मुझे बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा यकसान रहता है? ठीक है ना, चेंज हो जाता है ना, रद्द-बदल हो जाती है ना। कोई गारंटीड प्रॉफिट तो नहीं मैंने आपको दिया। आपने इन्वेस्टमेंट मुझ में की है, मेरी कंपनी में, मैंने आपको कहीं पर यह गारंटी तो नहीं किया कि जी आपको उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पक्का 25% मिलता रहेगा। अगर ये हो कि पक्का 25% मिलता रहेगा तो इसका मतलब है वेरिएबल रिटर्न नहीं है, फिक्स्ड रिटर्न। और अगर जो प्रॉफिट है उसमें ऊंच नीच आती रहेगी तो वो वेरिएबल रिटर्न। और उसकी एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न्स, उनमें रद्दोबदल करने की ताकत आपके पास है, यानी कि आप फैसले कर सकते हैं। यह है कंट्रोल। अब मैंने सिर्फ 4 लफ्ज जो हैं उनको हाईलाइट किया। इन 4 लफ्जों को समझ लो, आपको कोई इसकी डेफिनेशन को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल कब इस्टेब्लिश होता है? when entity gains power to govern financial and operating decisions of the other entity। क्योंकि बेटे बात हुई है ना, आप कब कहेंगे कि जी आप मेरी कंपनी में मुझे गवर्न कर रहे हैं? ये एक बहुत अहम अल्फाज का कॉम्बिनेशन मैं आप हाईलाइट कर रहा हूं, पावर टू गवर्न। अगर आपके पास पावर टू गवर्न नहीं है तो आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता। आपके पास 80% शेयर्स हैं मेरी कंपनी के, लेकिन पावर टू गवर्न नहीं है, आपका कंट्रोल हो ही नहीं सकता। पावर टू गवर्न क्या है? आप ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस मेरी कंपनी के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सपोजर रखते हैं या राइट रखते हैं मेरे वेरिएबल रिटर्न्स पर, जो कि आप चेंज कर सकते हैं। अब पावर टू गवर्न कैसे इस्टेब्लिश होता है? फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस के रेफरेंस में कहता है, जब मोर देन 50% ऑफ द इन्वेस्टीज वोटिंग राइट्स have been acquired by virtue of an agreement, आपने एक एग्रीमेंट के तहत मेरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स पे हक रख लिया। ठीक है, वोटिंग राइट क्या है? शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स होते हैं उतने वोटिंग राइट होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। तो अगर एक भले आपके पास 10% शेयर्स हैं, लेकिन आपने अगर उसके अगेंस्ट वोटिंग राइट बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट ज्यादा ले लिया है तो आप कंट्रोल रख रहे हैं। बहरहाल वोटिंग राइट का यहां पर ताल्लुक डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स के साथ जुड़ जाता है। इस शिक में, इस पॉइंट नंबर 1 में आप समझ लें कि जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ द इक्विटी शेयर्स हों तो कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है। यानी कि ये एक तरीक़ाकार है कंट्रोल एक्वायर करने का। पावर टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द अदर एंटिटीज अंडर अ स्टैट्यूट और एन एग्रीमेंट, या फिर अगर आपने वोटिंग राइट्स एक्वायर नहीं किए, थोड़ी सी चेयर इधर
अगर आपने वोटिंग राइट्स एक्वायर नहीं किए मेरी एंटिटी के, बल्कि ये स्टैट्यूट किसको कहते हैं? बड़े अरसे से आप लोग सीए के स्टूडेंट हो जी? आइन को नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। स्टैट्यूट अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करा। स्टैट्यूट कहते हैं रियासती कानून को, ठीक है, रियासती कानून को। मैं पहले ही कह चुका हूं, अब अपने आप में एक फीलिंग्स लेकर आओ कि आप सीनियर लेवल के स्टूडेंट हो, चंद महीनों में आर्टिकल्स में जाने वाले हो, और ये बात अगर आर्टिकल्स में वो इंटरव्यू के दौरान में पूछ ली जाए कि स्टैट्यूट के जरिए से कंट्रोल होता है, तो स्टैट्यूट क्या होता है, और आपने जवाब ना दिया तो बिग फर्म्स के ख्वाब को ज़हन से निकालते हैं। आप हर अपना लेक्चर 100% अच्छे से समझ लें, आपको हर टीचर बड़ी बेसिक और डीप डिटेल्स की बातें बता रहा होता है, आपकी चूंकि तवज्जो नहीं होती इसलिए आप उसको भूल जाते हैं। आप किसी रियासती कानून के नतीजे में, यानी कि रियासती डॉक्यूमेंट मीन्स रियासत ने कहा कि इतने % इसके कंट्रोल्स जो हैं, पावर टू गवर्न फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने दूसरी कंपनी को दे दिए, ठीक है, तो वो स्टैट्यूट के तहत है। एग्रीमेंट एक मुआहदा हो गया आपकी और मेरी कंपनी के दरमियान कि जी मैं फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस जो है मैं आपको देता हूँ। अब भले आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है 50% से ज़्यादा, यानी कि शेयर आपके पास 50% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको वोटिंग राइट मिल गया, कंट्रोल मिल गया। पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द BOD मेंबर्स। आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं या उनको रिमूव कर सकते हैं। कंपनीज लॉ पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? पढ़ रहे हैं अभी, उसमें डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट पढ़ ली है। उसमें आपने देखा हुआ है कि डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और उनको रिमूव करने का भी एक तरीकाकार होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास पावर है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की या रिमूव करने की, तो कंट्रोल है आपके पास, क्योंकि फैसले तो डायरेक्टर्स ने करने हैं ना BOD में। इक्विवेलेंट गवर्निंग बॉडी इसलिए लिखा है, किसी जगह BOD नहीं BOG कहा जाता है, ठीक है। तो आप जो भी डिसीजन मेकिंग कंपनी है मोस्टली हम BOD ही कहेंगे। पावर टू कास्ट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स एट मीटिंग्स ऑफ द BOD। अगर आपके पास राइट है मेजोरिटी वोट्स के, तो आप देखें अगर ये 4 बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो आपका 2 नंबर का सवाल सीधा सीधा बनता है, 2 से ज्यादा कोई पूछ सकता है, ठीक है। एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी, ये मैंने दोबारा इसको लिखा है, when it is exposed to or has right to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee।